दोस्तों कहते हैं कि वो बच्चे बड़े ही भाग्यशाली होते हैं, वो बच्चे बड़े ही किस्मत वाले होते हैं जिनके सर पर उनके पिता का हाथ होता है। जिन बच्चों के सर पर उनके पिता का हाथ होता है उन्हें जीवन में कभी भी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती। पर आज हम एक ऐसे पिता के बारे में बात करेंगे। आज की कहानी एक ऐसे पिता की है जो अपनी ही 14 साल की बेटी को अपनी हवस का शिकार बना लेता है और एक नहीं बल्कि 4 सालों तक अपनी ही बेटी के साथ में उसका बलात्कार करता रहता है, उसका रेप करता रहता है। और फिर एक दिन थक हार करके वो बेटी एक ऐसा कदम उठाती है जिसे सुन करके, जिसे जान करके जितने भी लोग होते हैं सारे लोगों का दिल दहल जाता है। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं सागर पटेल। दोस्तों, आज की ये जो सच्ची घटना है, इस सच्ची घटना की शुरुआत होती है गुजरात का एक शहर पड़ता है सूरत, और उसी सूरत शहर में एक मोहन नाम का व्यक्ति रहा करता है जिसकी पत्नी, जिसका नाम मंजू देवी होता है। उनको एक 8 साल की बेटी होती है। और एक दिन जो मोहन होता है, जब उसकी बेटी 8 साल की होती है तभी वो देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर होती है। धीरे धीरे समय बीतता है, जो बेटी की उम्र होती है वो लगभग 14 साल हो जाती है। और 14 सालों के बाद में उस बेटी के शरीर में कुछ परिवर्तन होने लगते हैं। बेटी का शरीर देखने में और ही ज्यादा सुंदर लगने लगता है। अब जो मोहन होता है, कहीं ना कहीं उसकी नीयत अपनी बेटी के ऊपर ही खराब होने लगती है। और फिर एक दिन जब उसकी जो माँ होती है, जो उस मोहन की पत्नी होती है, मंजू देवी होती है, पड़ोस में एक घर में गई हुई होती है और उसकी बेटी घर पर अकेली होती है, वो अपनी पढ़ाई कर रही होती है। उसी समय जो मोहन होता है अपनी बेटी के पास में पहुंचता है और अपने बेटी के निजी अंगों को छूने लगता है, उसको गलत तरीके से टच करने लगता है। जो बेटी होती है जब अपने पिता की इस हरकत को देखती है तो अपने पिता से बोलती है कि आप ये क्या कर रहे हैं, ये जो आप कर रहे हैं ये गलत है। तब मोहन अपनी बेटी से बोलता है कि जो मैं कर रहा हूं उसे चुपचाप करने दो। अगर आपने इसका विरोध किया, आपने अगर ये बात किसी को बताई तो मैं आप और आपकी माँ दोनों को मार दूंगा। यह सुन करके वो जो बेटी होती है वो बेटी डर जाती है और अपने पिता का विरोध नहीं कर पाती। फिर मोहन उसकी इस मजबूरी का फायदा उठाता है, उसके सारे कपड़ों को उतार करके फेंक देता है और उसके साथ में बलात्कार करता है। वो जो बेटी होती है चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है, अपने ही पिता से हाथ जोड़ करके अपने ही लिए रहम की भीख मांगती रहती है। पर मोहन को अपनी बेटी पर जरा सा भी तरस नहीं आता और वह उसकी इस मजबूरी का फायदा उठाता रहता है। एक नहीं बल्कि लगभग 4 सालों तक वो अपनी इस बेटी की इस मजबूरी का फायदा उठाता रहता है। अब वो बेटी अपने पिता के चंगुल से छूटना चाहती है, भागना चाहती है, पर उसके साथ में कोई ऐसा विकल्प नहीं होता। वो अपनी बात कहे तो कहे किससे, उसकी बातों का कोई विश्वास नहीं करेगा, यह सोच करके यह बात कभी भी वो अपनी माँ को भी नहीं बताती, क्योंकि उसके पास में कोई प्रूफ नहीं होता। अब एक दिन जो वो बेटी होती है वो बहुत ही उदास रहने लगती है, परेशान रहने लगती है। उसकी एक सहेली होती है जो उसके साथ में उसके स्कूल में ही पढ़ा करती है। एक दिन जो उसकी सहेली होती है वो उस लड़की से पूछती है कि आखिरकार मैं कई दिनों से देखती हूँ कि आप इतना परेशान रहती हैं, आप इतना उदास रहती हैं, आपके ये जो उदासी का कारण है, ये जो रीजन, आप ये किसी से क्यों नहीं बताती हैं, आखिरकार ये क्या बात है। तब वो जो लड़की होती है वो अपनी सहेली की बातों को सुन करके उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगती है। उसकी सहेली उससे पूछती है कि आखिरकार आप रो क्यों रही हैं, आप अपनी कोई परेशानी है तो उसको तो हमें बताइए। तब उसकी जो वो लड़की होती है अपनी सहेली से कहती है कि जो हमारे पिता हैं वो हमारे साथ में डेली रात को, जब मेरी माँ घर पर नहीं होती है, मेरे साथ में गलत तरीके से मुझको छूते हैं, मेरे साथ में अभद्र व्यवहार करते हैं, मेरा बलात्कार करते हैं, मेरा शोषण करते हैं। यह सुन करके वो जो उसकी सहेली होती है उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है और वो सोचती है कि आखिरकार अब क्या किया जाए कि आपको इस चंगुल से बचाया जा सके। तब जब वो सहेली होती है उस लड़की से कहती है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम आपको इस दलदल से जरूर निकालेंगे। और फिर एक दिन वो एक मोबाइल लाती है और वो मोबाइल अपनी सहेली को देती है और उससे कहती है कि अब जब भी तुम्हारे पिता तुम्हारे पास में आए और तुम्हारे साथ में संबंध बनाने की कोशिश करें, तब आप ये मोबाइल चालू करके आप अपने रूम पर रख देना। और जब भी तुम्हारे पिता जो तुम्हारे साथ में गलत करेंगे तो जो भी होगा वो इस मोबाइल पर रिकॉर्ड हो जाएगा और फिर आपके पास में प्रूफ हो जाएगा। और इस प्रूफ के आधार पर आप ये बात अपनी माँ को या आप किसी और को भी बता सकते हैं। वो लड़की सोचती है कि हाँ, ये बात तो सही है। तब वो लड़की उस मोबाइल को लेकर के अपने घर पर आती है और एक दिन जब उसकी माँ फिर किसी काम से घर से बाहर गई होती है, तब वो लड़की उस मोबाइल को अपने रूम पर लगा लेती है।
क्योंकि उसे पता होता है कि आज माँ नहीं है घर पर, तो जो मेरे पिता हैं वो मेरे पास में जरूर आएंगे। और जैसे ही मोहन देखता है कि आज उसकी पत्नी जो घर पर नहीं है, वो अपनी बेटी के रूम पर पहुंचता है और उसके साथ में जबरदस्ती करने लगता है, उसके कपड़े उतारने लगता है। वो जो बेटी होती है वो चीखती है, चिल्लाती है, अपने पिता से रहम की भीख मांगती है, पर पिता को तरस नहीं आता और वो उसके साथ में फिर दरिंदगी करता है और दरिंदगी करने के बाद फिर वहां से चला जाता है। अब बेटी के पास में वो वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाती है, उस चीज का प्रूफ हो जाता है। तो बेटी दूसरे दिन जब उसकी माँ घर पर आती है, अपनी माँ से अपनी पूरी कहानी बताती है और कहती है कि माँ, जो पिताजी हैं वो एक नहीं बल्कि 4 सालों से मेरे साथ में मेरा बलात्कार कर रहे हैं। ये सुनकर के जो उसकी माँ होती है वो भी चौंक जाती है और वो अपनी बेटी से कहती है कि आखिरकार आज तक आपने ये बात मुझसे क्यों नहीं बताई। तब वो जो बेटी होती है वो कहती है कि माँ, पिताजी कहते थे कि अगर हमने ये बात आपसे बताई तो वो हम दोनों को मार देंगे। यह सुन करके वो जो माँ होती है, जिसका नाम मंजू देवी होता है, वो तुरंत थाने पे जाती है और थाने में जा करके वहां पर FIR लिखवाती है। और FIR लिखवाने के बाद में जो पुलिस होती है वो उस मोहन को गिरफ्तार करती है और मोहन को गिरफ्तार करने के बाद में उससे पूछताछ करती है। तो वो कहता है कि साहब, ये जो माँ बेटी हैं ये हमको फंसाना चाहती हैं, इसीलिए इन्होंने ये षड्यंत्र रचा है, ये जो FIR लिखवाई है ये पूरी तरह से झूठी है। पर जो लड़की होती है उसके पास में वीडियो क्लिप होती है, वो वीडियो क्लिप उस पुलिस को दे देती है। पुलिस उस वीडियो क्लिप के आधार पर जब मोहन से पूछताछ करती है तो मोहन अपना सच कबूल देता है। दरअसल दोस्तों, जो मोहन होता है वो उस बेटी का सौतेला बाप होता है, वो मंजू देवी का सौतेला पति होता है। क्योंकि जो मंजू देवी जिसके साथ में पहले उसकी शादी हुई थी, वो पति मंजू देवी के, जिनका राकेश कुमार नाम होता है, उनकी अचानक मृत्यु हो जाती है। तो मंजू देवी अपनी बेटी के पालन पोषण के लिए एक कंपनी में, सूरत की एक कपड़ा कंपनी में नौकरी करने लगती है। वहीं पर उनकी मुलाकात मोहन से हो जाती है और मोहन जब मंजू देवी को देखता है तो मंजू देवी, जो देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती हैं, वो एक दिन मंजू देवी से कहता है कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो मंजू देवी जो होती हैं वो कहती हैं कि देखो, हमारे एक 8 साल की बेटी है। मोहन कहता है कि हम उसको भी अपना लेंगे और हम तीनों लोग मिल करके साथ में रहेंगे। मंजू देवी भी सोचती हैं कि मेरी बेटी के सर से उसके पिता का साया छूट चुका है, पिता का साया हट चुका है। अगर हम किसी का सहारा ले लेते हैं तो मेरी बेटी की जो जिंदगी है वो भी सेफ हो जाएगी और हमारी भी जिंदगी आराम से कट जाएगी। पर उन्हें शायद ये पता नहीं होता कि जिसको वो अपनी बेटी का साया बना रही हैं, वही एक दिन दरिंदा बन करके उनकी बेटी की जिंदगी को ही बर्बाद कर देगा। पुलिस मोहन को कोर्ट में पेश करती है और जो सूरत की कोर्ट होती है, वो मोहन को जब कोर्ट के सामने पुलिस सारे साक्ष्य पेश करती है, कोर्ट में बैठे जो जज साहब होते हैं वो मोहन को उम्र कैद की सजा सुना देते हैं और वो कहते हैं कि यह व्यक्ति जब तक जेल में रहेगा, जब तक इसकी अंतिम सांसें चलेंगी, तब तक ये व्यक्ति जेल में ही रहेगा। और उसके साथ में ही ये फरमान जारी करते हैं, उस बेटी की बहादुरी की मिसाल पेश करते हैं और साथ ही साथ ये फरमान जारी करते हैं कि इस घटना का इस बेटी के दिल पर इतना गहरा असर पड़ा है जिसको शायद वो जिंदगी पर भूल नहीं पाएगी। इसके लिए उस बेटी को 6 लाख मुआवजे की रकम का ऐलान कर देते हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। मैं आपका दोस्त सागर पटेल इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ में, किसी एक नई सच्ची घटना के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।